नमस्ते मित्रों, बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जेरियस जहाज अपने ज़माने का। ये जहाज अपने पहले सफ़र पर निकलता है साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए, जिसमें कई बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियल एक्टर और बहुत सारे रईस लोग बैठे होते हैं जो अमेरिका जा रहे हैं एक बेहतर जीवन की तलाश में। ये जहाज इतना लग्जेरियस था, जिसमें जिस तरीके के फीचर्स, डेकोरेशन बनाए गए थे कि वो किसी भी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ दें। और जिस तरीके के सेफ्टी फीचर्स इसमें इस्तेमाल किए गए थे कि उस समय इस जहाज को बनाने की जो कॉस्ट आई थी वो $7.5 मिलियन थी। इस जहाज का जो कमांड संभाल रहे थे वो 62 साल के सीनियर कैप्टन अल्बर्ट जॉन स्मिथ थे। पब्लिक में, मीडिया में और लोगों में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी इस जहाज़ को लेकर, क्योंकि ये दुनिया का सबसे लंबा और सबसे ऊंचा जहाज़ था, जिसकी लंबाई 269 मीटर, ऊंचाई 50 मीटर से भी ज़्यादा थी। और इस जहाज़ को बनाने वाली कंपनी का यह दावा था कि ये जहाज़ अनसेकेबल है। और इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे इस बात को लेकर कि उन्होंने पब्लिक में जाकर ओपनली ये कह दिया था कि ये जहाज़ अनसेकेबल है, यानी कि ये एक ऐसा जहाज़ है जो कभी डूब ही नहीं सकता, इतना ज़्यादा ये सेफ है। लेकिन अपने पहले सफ़र के निकलने के 2 दिन बाद यानी कि 12 अप्रैल 1912 को इस जहाज़ को यानी टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग्स मिलने लग जाती हैं। यानी कि ये जहाज़ जिस अटलांटिक ओशियन से गुजर रहा था अमेरिका की ओर, वहाँ पर बड़े बड़े आइसबर्ग्स थे। वहाँ पर ऐसे ऐसे आइसबर्ग्स मौजूद थे, इतने बड़े बड़े पहाड़ थे जो खतरा थे इस टाइटैनिक जहाज़ के लिए। इन वार्निंग्स को सुनने के बाद टाइटैनिक अपना कोर्स 2 बार बदलती है, लेकिन अपनी स्पीड नहीं कम करती है। 2 दिन बाद यानी कि 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 7 और ऐसे आइसबर्ग वार्निंग्स मिलते हैं, लेकिन इस जहाज के कैप्टन अल्बर्ट जॉन स्मिथ और उनके क्रू इसको इग्नोर कर देते हैं और जहाज की स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं करते हैं। सूरज ढलता है और रात हो जाती है। लेकिन एक बात और, जो 14 अप्रैल है, 14 अप्रैल 1912, इस रात की एक अलग ही कहानी है, क्योंकि इस रात को चांद नहीं निकला था। और जब चांद नहीं निकला था तो इसकी वजह से जो सामने विजिबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। और जहाज के ऊपर एक क्रॉस नेस्ट होता है, एकदम जहाज के ऊपर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जो काफ़ी हाइट पर होता है, जिसे हम लुकआउट पॉइंट कह सकते हैं। यहाँ पर किसी को बिठाकर रखा जाता है ताकि वो सामने जहाज के देख सके कि कोई पत्थर या कोई पहाड़ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जो बंदा इस लुकआउट पॉइंट पर बैठा था उसे काफ़ी ज़्यादा ठंड का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि रात थी तो ठंडी हवाएं भी चल रही थी। और जब ठंडी हवाएं चल रही थी तो ठंडी हवाओं की वजह से उसकी आँखों पर जब वो हवाएं पड़ती थे तो आँख में आंसू आते थे, जिसकी वजह से सामने देखने में और भी ज़्यादा कठिनाई होती थी। उसके बाद फ्लिक नाम का बंदा जो इस क्रॉसनेस्ट में बैठा था, उसे अचानक से एक बड़ा पहाड़ सामने दिखाई देता है और वो घबरा जाता है और फिर तुरंत 3 बार घंटी बजा देता है ताकि नीचे वाले सिक्योरिटी को पता चल सके कि हमारे सामने कुछ आ रहा है। और तुरंत कॉल भी लगाता है और बताता है कि हमारे सामने एक बड़ा सा पहाड़ आ रहा है, तो जहाज को जल्दी से मोड़ दो। फर्स्ट ऑफिसर इस मैसेज को सुनते हैं और तुरंत इंजन रूम में संदेश भेजते हैं कि जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ दिया जाए, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। सिर्फ 1 मिनट बाद यानी कि 11:40 पर यह जहाज जाकर उस आइसबर्ग से टकरा जाता है। Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. Everything that was movable was going through her. I didn't think it was serious because I didn't think it was possible. A big ship like that could sink. ये आइसबर्ग होता है, ये कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं, बल्कि 200 बाई 400 फीट का ये आइसबर्ग होता है, जो एक फुटबॉल फील्ड के बराबर होता है। और हाइट में ये जहाज के क्रॉसनेस्ट तक आ रहा था। आइसबर्ग के साथ टकराव जहाज के फ्रंट राइट साइड में हुआ था, यानी कि स्पेसिफिकली देखें तो जहाज के बो पर हुआ था। अब ये बो क्या है? बो आप देख सकते हैं इस फोटो में, जहाज का आगे वाला हिस्सा जिसे हम बो कहते हैं। उसके बाद उसके कप्तान और उसके क्रू पहुंचते हैं ये देखने के लिए कि जहाज में कितनी चोटें आई हैं। और जब देखा तो पता चला कि ये जहाज तो अब डूब जाएगा। और फिर ये देखकर वो शॉक हो गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जहाज तो अनसेकेबल है, यानी कि ये जो जहाज का हल है, यानी कि इसकी बॉडी, इसे इस तरीके से बनाया गया था कि
इसमें 16 वाटर टैंक कंपार्टमेंट ऐड किए गए थे, जिसमें से अगर 4 वाटर टैंक में पानी भर जाएगा तो ये जहाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जहाज तैरता रहेगा। लेकिन ये इम्पैक्ट इतना ज़्यादा बड़ा था कि 16 में से 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भर चुका था। रात के 12 बजे कैप्टन ऑर्डर देते हैं कि एक डिस्ट्रैक्ट सिग्नल भेजो रेडियो पर, जो आसपास जहाज होंगे वो शायद हमारे सिग्नल को पकड़ लें और हमारी मदद करने के लिए आ जाएं, हमें बचाने के लिए आ जाएं। यहाँ पर जैक फिलिप्स हमारे कहानी के हीरो निकलते हैं और वो लगातार एक सिग्नल के बाद सिग्नल भेजते रहते हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता है और लगातार वो फिर भी भेजते रहते हैं। तो फिर फाइनली आरएमएस कारपैथिया इस सिग्नल को पकड़ता है और फिर जो जहाज के ऑपरेटर थे उनसे बात करता है और फिर कहता है कि जहाज को टाइटैनिक की तरफ मोड़ो, हम उन्हें बचाने जा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर बस इतनी थी कि ये जहाज टाइटैनिक के पास तो था, लेकिन फिर भी 107 किलोमीटर की दूरी पर था, जो कि अगर अपनी पूरी स्पीड के साथ आता तो भी इस जहाज को टाइटैनिक तक पहुंचने में लगभग 3.5 घंटे लग जाते। तो क्या 3.5 घंटे में वो इन्हें बचा पाएंगे? इसके बाद कैप्टन ऑर्डर देते हैं कि पैसेंजर्स को जहाज की लाइबोट में बिठाया जाए, लेकिन टाइम के साथ साथ कंपार्टमेंट में पानी भरता जा रहा था और जहाज अब टिल्ट होने लगा था। रात के 1 बजे इतना ज़्यादा पानी भर चुका था कि आगे वाले हिस्से में आगे वाला हिस्सा जो था वो लगभग पानी के अंदर डूब चुका था आधा, और जहाज एकदम ऐसे टेढ़ा हुआ था। और जब टेढ़ा हुआ तो पब्लिक में और पैसेंजर्स में बहुत ज़्यादा हड़बड़ी मच गई। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो जहाज में लाइबोट्स थी वो केवल 20 ही थी, और रात के 2:05 पर इस जहाज का आखिरी लाइबोट्स पानी में उतारा जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी टाइटैनिक में 1500 लोग बचे हुए थे। उसके बाद 2:20 के करीब ये जहाज 2 टुकड़ों में टूट जाता है और फिर पूरी तरीके से पानी में डूब जाता है। Crying, praying, trying to get into the few lifeboats that were left. No, it was pretty sad at the end. 3 घंटे भी नहीं लगे इस कभी ना डूबने वाले जहाज को पानी में डूबने में, और ये जहाज डूबा ही इसलिए क्योंकि इसे कभी ना डूबने का घमंड था, और घमंड तो रावण का नहीं चला, तो आप तो फिर भी एक जहाज हैं। खैर, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी बता सकते हैं। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।